हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज के दिन भी हमें इस शेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है और आज भी यहाँ पर 5% की लोअर सर्किट हमें देखने को मिली है इस शेयर के अंदर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज की जो वॉल्यूम थी ये कल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। टोटल ट्रेड क्वांटिटी की बात करें तो ये 1 लाख आज थी, ठीक है, 1.1 लाख के अप्रोक्स थी। कल थी कितना, 66,000 की। तो कल के मुकाबले में आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। सेल क्वांटिटी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा आज भी सेलिंग क्वांटिटी हमें देखने को मिली है। जो प्राइस पर अभी ट्रेड कर रही है उस प्राइस पर देखो 8,69,000 क्वांटिटी की सेल ऑर्डर्स लगे हैं। अगर टोटल सेल ऑर्डर्स की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर 9,19,000 क्वांटिटी की, ठीक है। बाई के अंदर कुछ भी नहीं है। तो आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली है। और अभी जो मैं डेटा आपके सामने पेश किया हूँ ये ओपन मार्केट में पेश किया हूँ, ठीक है। तो मार्केट क्लोजिंग के बाद यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ये आपको चेंज देखने को मिल सकती है और वॉल्यूम भी चेंज देखने को मिल सकती है। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो 1 वीक में प्राइस जो है ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, -22% पर आ चुकी है, ठीक है। 1 मंथ में फिर भी देख सकते हो प्लस में ही है, +17.32%, ठीक है। तो 1 वीक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है शेयर के अंदर। गिरावट के पीछे रीजन क्या है, Q4 की अर्निंग्स, ठीक है। पहले तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली इनकी मतलब रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस है, 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस है। उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी जो अर्निंग्स है वो वीक आई उनके वजह से। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो इनकी Q4 की अर्निंग्स आई हैं वो जनवरी टू मार्च तक की होती है, ठीक है। जनवरी टू मार्च तक की Q4 की अर्निंग्स आती हैं, ठीक है। तो जो भी पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं, एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं, उनके अंदर आप लोग देखोगे कि जनरली यहाँ पर हमें ये क्वार्टर्स में थोड़ी सी अर्निंग खराब देखने को मिली है, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब देखो इस चीज़ को आपको ऐसे समझ कर चलना चाहिए कि जनवरी टू मार्च जो महीने होते हैं ये सीजन कैसा होता है, ये सीजन होता है ठंड का, ठीक है। तो ठंड में पावर एंड जो एनर्जी यूज की जाती है वो बहुत ही कम यूज की जाती है, ठीक है। फैन वगैरह चलते नहीं हैं, एसी कूलर कुछ भी नहीं चलता है। तो इस वजह से पावर की जो खपत है वो कम होती है और खपत कम होती है तो जो पावर जनरेशन वाली कंपनियां होती हैं उनकी सेल्स गिरती है, प्रॉफिट गिरती है। तो इस वजह से जो Q4 की अर्निंग्स हैं वो हमें थोड़ी सी वीक देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो पावर वाली कंपनियां होती हैं उनके अंदर, क्योंकि सेल्स घट जाती है, खपत उतना नहीं होता है बिजली का, ठीक है। अब देखो यही अगर हम FY25 जो अभी चल रही है तो FY25 के Q1 की बात करें तो देखो FY25 के Q1 में कौन कौन से मंथ होते हैं, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, अप्रैल टू जून। तो ये जो तीनों महीने होते हैं ये समर सीजन होती है, गर्मी का समय होता है। तो ये महीनों में बहुत ही ज़्यादा बिजली खपत होते हैं, फैंस हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके वजह से बिजली की खपत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ मतलब जो पानी के लिए बोलें तो उसके लिए भी जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं तो उनके माध्यम से भी बिजली खपत होती है। सिंचाई के अंदर भी देखें तो सिंचाई में भी बिजली खपत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है गर्मी के दिन में सिंचाई करने के लिए। तो इस वजह से बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये अप्रैल, मई, जून के सीज़न में बोलें तो, ठीक है। तो इस वजह से बिजली की खपत अगर ज़्यादा होती है तो फिर जो पावर वाली कंपनियां हैं, एनर्जी वाली जो कंपनियां हैं, इनको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे बिजली की, ज़्यादा ये लोग बिजली सेल कर पाएंगे, है ना। तो ज़्यादा सेल्स करेंगे तो इनकी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी। तो इस बार अगर आप लोग देखोगे तो Q1 में इनकी जो अर्निंग्स है वो बढ़े हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से आपको समझ कर चलना चाहिए। तो Q1 में जो अर्निंग्स है वो हमें ठीक मिल सकते हैं, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं,
क्योंकि सीजन है गर्मी का, तो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा पावर यूज किए जाते हैं, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें वरुण बेवरेजेस की, तो देखो ये भी मतलब किस प्रकार की प्रोडक्ट्स बेचती हैं। जो पेप्सी होता है, पेप्सी बोले, मिरिंडा बोले, इसके अलावा सेवन अप बोले, स्टिंग बोले, तो ये सब जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ये गर्मी में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं। तो इस वजह से वरुण बेवरेजेस की जो सेल्स और प्रॉफिट वगैरह है ये ठंड के महीने में गिर जाते हैं थोड़ी, है ना, और गर्मी के सीजन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी देखो वरुण बेवरेजेस के रिजल्ट्स ठीक हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग Q1 में देखोगे तो इसके मुकाबले में और भी ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार Q4 के रिजल्ट तो ठीक आए हैं, तो इससे भी बेहतर आएगी देखना Q1 में, FY25 के Q1 में, यानी कि अप्रैल मई जून का जो मंथ होगा उसमें इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा गर्मी का सीज़न होता है ये। तो इस प्रकार से सोच समझकर आपको चलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम प्राइस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो जब यहाँ पर अपर सर्किट के साथ बढ़ रही थी शेयर, तो लोग काफ़ी ज़्यादा फोमो में थे कि मुझे बस बाइंग करनी है तो करनी है, चाहे वो ऑल टाइम हाई का प्राइस ही क्यों ना हो। जब मैं डिस्काउंट की बात करता था तो हमारे कुछ दोस्त लोग कहा करते थे कमेंट में कि मतलब बाइंग करने के लिए कोई समय नहीं होता, किसी भी समय पर बाइंग कर सकते हैं, चाहे वो ऑल टाइम हाई का लेवल ही क्यों ना हो। इस प्रकार के लोग कमेंट्स करते थे, और जब मैं डिस्काउंट की बात करता था तो लोग कहा करते थे कि तेरे चक्कर में रहूँगा तो कभी मौका ही नहीं मिल पाएगा, 7,000 8,000 तक चला जाएगा तो मुझे मौका ही नहीं मिल पाएगा, इस प्रकार से। तो फिर यहाँ पर मैं बोलने लगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ऑल टाइम हाई के लेवल पर तो फिर आप कर सकते हो, ये टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन हो सकती है। और उस समय क्योंकि अपर सर्किट के साथ बढ़ रही थी तो शेयर्स को बाई करने का किसी को मौका ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये भी बोला था कि एएमओ ऑर्डर लगाकर चल सकते हो आप लोग अगर किसी भी प्राइस पर आपको बाइंग करनी है तो। लेकिन मैं साथ में वो चीज़ भी डिस्कस किया करता था कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें डिस्काउंट के साथ ही कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो भी मैं बोला करता था कि जिन लोगों को डिस्काउंट के साथ चलना है वो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अभी देखो डिस्काउंट आ चुकी है, तो जिनको बाइंग करना होगा ऑलरेडी उन्होंने कर लिए होंगे। कमेंट में बताना जरूर से कि आप में से किन किन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए हैं इस लेवल पर, 2400 प्राइस के लेवल पर, और अभी और भी ज़्यादा गिर गई है। साथ ही साथ देखो मैं बोला करता हूँ कि हमेशा बल्क में बाइंग नहीं करनी है, मतलब छोटे अमाउंट्स यहाँ पर लगा दिए, फर्स्ट किस्त लगा दिए, और ज़्यादा अगर गिरकर अगर इधर आ गई सेकंड अमाउंट लगा दिए, इधर अगर आए तो यहाँ पर सेकंड अमाउंट लगा दिए, यहाँ थर्ड अमाउंट लगा दिए। इस प्रकार से हमें किस्त में बाइंग करनी है, ना कि एक बार बल्क में बाइंग करनी है। ठीक है, बल्क में बाइंग कब करनी होती है? जब शेयर बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी होती है और वहाँ एक बॉटम बन चुकी होती है और वहाँ से रिकवरी आ रही होती है, तो उसे हम मानकर चल सकते हैं कि चलो बॉटम बन चुकी है तो यहाँ पर हम बाइंग कर लेते हैं, तो वहाँ पर बल्क में अमाउंट ऐड किया जा सकता है। अभी अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ अभी बॉटम नहीं बनी है। यहाँ पर देखो एक चीज़ कि एक पैटर्न यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है, एम पैटर्न, और यहाँ पर ये है नेक लाइन। तो नेक लाइन के नीचे यहाँ पर आ चुकी है, ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, क्योंकि एम पैटर्न की ब्रेकडाउन हो चुकी है। बाकी बीच में अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो कल के दिन यूसी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर माहौल यही रहा तो ये ब्रेकडाउन की वजह से और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और ये गिरावट फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2000 तक आकर रुक सकती है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो यहाँ तक आकर रुक सकती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए हैं वो यहाँ पर सेकेंड बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से भी ब्रेकडाउन हो जाती है इस सपोर्ट से भी, तो फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट होगा सपोर्ट 1638 का, तो यहाँ पर थर्ड अमाउंट डाल सकते हैं। इस प्रकार से किस्त में बाइंग करनी है। अब देखो यहाँ पर हम उन लोगों के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर हाई के लेवल पर बाइंग कर रखे हैं। तो अगर आपने हाई के लेवल पर बाइंग कर रखा है लेकिन अमाउंट कम डाला है इधर पे, तो फिर यहाँ पर इधर इस प्राइस पर एक्यूमुलेट कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर डाल रखा है इधर के प्राइस पर, तो अब आपको एवरेजिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क बढ़ जाएगा अगर आप सिर्फ एक स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वेटेज दे देते हो। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, मिनिमम 2 साल या फिर 5 साल का विजन है, तो फिर आप वेट कर सकते हो, आगे चल के शेयर बढ़ सकती है, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है
और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला तो फिर आगे बहुत ही ऊपर तक जा सकती है। ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है ये भी ब्रेक हो सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी मिला है, तो यहाँ पर अभी गिरावट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही साथ अगर हम इलेक्शन को भी यहाँ पर देखें तो इलेक्शन में अगर बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग नहीं होती है तो फिर बहुत ही भयंकर गिरावट आ सकती है, इधर तक गिर कर भी आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन विनिंग होती है तो फिर यहाँ पर ये जो हाई का लेवल है इसको भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और भी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 4 में है, तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो स्टॉक की पी है 163 की, 163 की पी हो चुकी है। इंडस्ट्री पी भी घट चुकी है, 38.9 की हो चुकी है। थोड़ी सी यहाँ पर वैल्यूएशन कम होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो ये भी कम हुई है, चलो अच्छी बात है। मार्केट कैप भी कम हो गई है, 24,000 करोड़ की हो चुकी है, जो एक समय में 31,000 करोड़ की हुआ करती थी। डेप्ट वगैरह तो कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी ठीक है, ROC ROE भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बेहतरीन है, ट्रिपल डिजिट के साथ यहाँ पर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है, डबल डिजिट के साथ, और साथ ही साथ अच्छे परसेंटेज में भी देखने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। देखा जाए तो कंपनी अच्छी है और इनके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही हैं। बस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी अभी डिक्लाइन देखने को मिली है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब हो गई, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो शॉर्ट टर्म में जो गिरावट आती है उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉस में हो तो वो प्रॉफिट में भी बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपको सेलिंग करने का मन है, लॉस बुक करके निकलने का मन है, तो ये टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन होगी, या फिर अगर आपको बाइंग भी करना है तो ये टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन होगी। तो आप अपनी खुद की भी रिसर्च एंड स्टडी करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर डिसीजन लेना, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।